ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात टीपू सुल्तान की, जो एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से की है। इसके बाद बीजेपी ने हर्षवर्धन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस विवाद को लेकर आज पुणे में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान नौबत हाथापाई और पत्थरबाजी तक पहुंची। अब इस विवाद में ओवैसी की एंट्री, जिसने पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर शुरू हुई जुबानी जंग आज मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता पुणे में एक दूसरे से भिड़ गए। छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना ही आक्रमक टीपू सुलतान ज्यांनी आक्रमण केलं, केरळ कर्नाटकामध्ये धर्मांतर केलं, अशा व्यक्तीबरोबर छत्रपतींची तुलना करणं म्हणजे यांचं भान हरपलेलं आहे। पोलिस चुकीच्या पद्धतीने आंदोलनाला परवानगी देतात, दहशत माजवण्यासाठी परवानगी देतात असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे। छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या नावाने चुकीचं आंदोलन चालू है। इस दौरान कुछ गाड़ी के शीशे भी टूट गए। कांग्रेस के ये सब कार्यकर्ता बड़ी तादाद में अब पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं, जहां पर मांग हो रही है कि भाजपा के जो शहर अध्यक्ष हैं उन पे गुनाह दाखिल किया जाए, ऑफेंस रजिस्टर किया जाए। इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया और जिसमें पथराव भी हुआ। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी इसमें जख्मी हुए हैं और इसी के चलते पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर जो भाजपा और कांग्रेस ने आंदोलन किया उसमें तनाव यहाँ पर नजर आया। काफी पथराव भी वहां पर हुआ और उसके बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑफेंस रजिस्टर करने के लिए बीजेपी के खिलाफ यहां पर पुणे के परासखाना पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। ये पूरा विवाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के संघर्ष और स्वराज्य की तुलना टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से की थी। हर्षवर्धन सपकाल का कहना है कि शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान एक जैसे थे। त्यांचा आदर्श घेऊन टीपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टीपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधी कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही, तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टीपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। हर्षवर्धन सपकाल की इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ला दिया। बयान के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। पुणे में उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। हिंदू ही की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। हिंदू ही की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। बीती रात बीजेपी नेताओं ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ पार्वती पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सपकाल के बयान को शर्मनाक बताया। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा।
मामला सीधे मराठा गौरव और महाराष्ट्र के इतिहास के शिखर पुरुष से जुड़ा है, इसीलिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बाद पूरी पार्टी ने मौन साध रखा है। हालांकि समाजवादी पार्टी और उद्धव गुट वाली शिवसेना बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स का पार्ट बता रही है, तो संजय राउत एक कदम आगे बढ़ते हुए विवाद को पाकिस्तान तक लेकर चले गए। बीजेपी सिर्फ इस देश में हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना चाहती है। जितने इश्यूज आते हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मंदिर और मस्जिद, बाकी कुछ नहीं। टीपू सुल्तान जरूर मैसूर का राजा रहा है, लेकिन उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और पाकिस्तान उनको अपना नायक मानता है। और वही पाकिस्तान से आज भारत पाकिस्तान क्रिकेट जय शाह के मेहरबानी से हम खेल रहे हैं। टीपू सुल्तान को लेकर जारी विवाद में ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। टीपू सुल्तान को शहीद बताते हुए ओवैसी इसमें वीर सावरकर को भी ले आए। क्या ये बात सच नहीं है देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। उस पर राम लिखा हुआ था। और 2014 में बर्तानिया में 1,40,000 पाउंड में उसका हर्राज हुआ। वैसे इतिहास में टीपू सुल्तान के किरदार को लेकर लंबे वक्त से बहस जारी है। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। कांग्रेस के दौर में टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया गया। टीपू को सेकुलर राजा और स्वतंत्रता सेनानी बताया गया, लेकिन बीजेपी टीपू को हिंदू विरोधी शासक बताती रही। आरोप लगते हैं टीपू के राज में हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण और नरसंहार हुआ, और अब हर्षवर्धन सबकाल के बयान ने टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। और बुलेटिन में अब बात एक अदृश्यम नकलची की। आप सोच रहे होंगे ये अदृश्यम नकलची क्या बला है? दरअसल उत्तर प्रदेश और देहरादून पुलिस ने अपने जॉइंट ऑपरेशन में एक ऐसे नकल गिरोह का खुलासा किया जो बेहद हाईटेक तरीके से नकल करवाता था। इस गिरोह ने परीक्षा केंद्र के भीतर एक गुप्त तहखाना बना रखा था, जिसकी मदद से गिरोह नकल करवाता था। और खास बात तो यह है, ऑनलाइन परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी को कुछ भी नहीं करना होता था, उसे केवल कंप्यूटर के सामने बैठना होता था। परीक्षा कोई और देता था। और कैसे चल रहा था अदृश्यम नकलची का ये नकल वाला खेल, हमारी ये खास रिपोर्ट आपके लिए। परीक्षा चल रही थी, परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, लेकिन इनके बीच एक अदृश्य शख्स भी मौजूद था जो परीक्षार्थी तो नहीं था, लेकिन बाकी परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा दे रहा था। पहली नजर में आपको ये किसी फिल्म का प्लॉट लग रहा होगा, लेकिन नकल का ये हाईटेक मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आया है। नकल माफियाओं ने नकल कराने का एक ऐसा हाईटेक तरीका निकाला जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल बता दें कि देहरादून में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑनलाइन परीक्षा होनी थी, जिसके लिए नकल माफियाओं ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसको जानकर लोगों के होश उड़ गए। देहरादून के एमकेपी इंटर कॉलेज स्थित सेंटर महादेव डिजिटल जोन में 2 फीट गहरा गड्ढा खोदकर वाईफाई प्रॉक्सी सर्वर बनाया गया था। इसके जरिए कहीं और बैठे सोल्वर अभ्यर्थियों के पेपर सॉल्व कर रहे थे। पूछताछ में पता चला ये गिरोह परीक्षा में पास कराने के बदले 10 लाख रुपए में सौदा तय करता था। 13 फरवरी को एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ कस्टम और नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार भर्ती की परीक्षा चल रही थी। कुल 5,464 पदों के लिए भर्ती होनी थी। एमटीएस के 4,375, हवलदार के 1,089 पद थे, जिसके लिए देश भर के लाखों युवाओं ने आवेदन किया था। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ लोग परीक्षा पास कराने का ठेका ले रहे हैं। इस सूचना पर दोनों प्रदेशों की एसटीएफ ने एमकेपी इंटर कॉलेज स्थित महादेव डिजिटल जोन पर छापा मारा। ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा 4 फरवरी से 15 फरवरी यानी आज तक होनी थी। एसटीएफ को इस परीक्षा के बारे में भनक मिल गई। शुक्रवार को एसटीएफ ने इन नकल माफियाओं का पूरा सेटअप पकड़ लिया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने जो है कल एक बड़ा मामला जो है परीक्षा में फेक तरीके से जो ऑनलाइन सेंटर चल रहा था, महादेव डिजिटल सेंटर जो है, ये एमकेपी कॉलेज देहरादून में ये सेंटर था, जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है मल्टी लेवल टास्किंग जो है ग्रुप सी जो है क्लास 4 की परीक्षाएं हो रही थी।
तो इसमें किस तरीके से जो ऑनलाइन परीक्षाओं को जो है उसको फेक जो है आईपी एड्रेस को बाईपास करते हुए जो कैंडिडेट तो सही थे उनके, लेकिन किस तरीके से सिस्टम को जो है सैबोटाज किया गया, बाईपास किया गया और जो है एक रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है पेपर को नकल करवाया गया, पेपर सॉल्व करवाए गए, लोगों से जो है प्रलोभन देकर पैसे लेकर जो है किस तरीके से ये पूरा परीक्षा का भांडाफोड़ है। तो इसमें हमारी उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने जो है इसको वर्कआउट किया है यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर। तो ये एसटीएफ की एक अच्छी बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि एमपीकेपी इंटर कॉलेज में जहां पर ये परीक्षा होनी थी वहां पर नकलचियों ने एक तहखाना बना रखा था। उस तहखाने के अंदर पूरा सेटअप तैयार किया गया था। उस सेटअप के माध्यम से परीक्षार्थी केवल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठता था और परीक्षा देता था। इसको लेकर के भांडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद एसटीएफ ने इस पूरे गिरोह को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। नियमों के तहत 15 मिनट पहले ही पेपर ऑनलाइन संबंधित संस्था एजेंसी को उपलब्ध कराती है। इसके बाद सेंटर में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि नकल ना हो सके। गड्ढे में रखे लैपटॉपों से अभ्यर्थियों के लैपटॉप को कनेक्ट कर इंटरनेट सपोर्ट दिया जाता था। सेंटर में इंटरनेट बंद होता है, लेकिन अभ्यर्थी चैम्बर वाले वाईफाई से कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेता था। इससे उसके सिस्टम का कंट्रोल दूर बैठे सोल्वर को मिल जाता था। इसके बाद वो केवल स्क्रीन देखता था, खुद कुछ नहीं करता था। जमीन के नीचे बने गड्ढे में लैपटॉप और राउटर के जरिए गुप्त इंटरनेट नेटवर्क तैयार किया गया। उसी से अभ्यर्थी के कंप्यूटर को इंटरनेट और रिमोट एक्सेस मिलता था। यहीं से पूरे कनेक्शन और डेटा का कंट्रोल होता था। दूसरी जगह में बैठकर गड्ढे में बने वाईफाई सिस्टम के जरिए अभ्यर्थी के कंप्यूटर का एक्सेस अपने लैपटॉप पर लेकर पेपर को सोल्व करता था। नकल गैंग का पता चलने के बाद पुलिस ने एमकेपी इंटर कॉलेज स्थित महादेव डिजिटल जोन पर छापा मारा। तलाशी में टीम यूपीएस रूम के एक कोने में पहुंची, जहां 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा एक अंडरग्राउंड चैम्बर बना मिला। गड्ढे में 2 लैपटॉप और राउटर ऑटोमेटिक चल रहे थे। इन्हीं लैपटॉप के जरिए अभ्यर्थियों के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेकर बाहर से पेपर हल किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। संभवतः देश में ये पहला इस टाइप का एक मामला है जो कि पूरा जो सेंटर था, उस सेंटर का जो सर्वर रूम था, उस सर्वर रूम के अंदर जो है जमीन के अंदर ये सारा जो है एक सेफ्टी टैंक जैसा होता है, उस तरह से पूरा ये राउटर्स और ये कनेक्टर्स, इथरनेट केबल्स और ये सब लगा के कैसे किस तरीके से रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है ये आईपी एड्रेस कहीं देश के किसी और अन्य जगहों पर पहुंचाए गए और वहां से जो है ये इसको हल करवाया गया, सबमिट करवाया गया पेपर। देखने से जो है ऐसा लगता है कि ओरिजिनल परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, सॉल्व कर रहा है, लेकिन किसी और ने सॉल्व करके इसको सबमिट करा है। जांच में अभी कई चीजें इसमें सामने आएगी। बता देंगे परीक्षा केंद्र में 4 लैब बनी थी, जिनमें 100 परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व करने थे। इनमें से 3 लैब संचालित थी, जबकि 1 लैब खराब पड़ी थी। अभी फिलहाल इनमें से 100 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो एसटीएफ के रडार पर हैं। अभी ये देखने वाली बात होगी, ये जांच का विषय है कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन नकल माफियाओं से मदद ली थी। फिलहाल एसटीएफ इस मामले में जांच कर रही है। जैसे जैसे 27 की ओर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, वैसे वैसे सियासत में हलचल बढ़ती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के शामिल होने से उत्तर प्रदेश की सियासत में असर क्या होगा? सिद्दीकी के साइकिल पर सवार होने से क्या 27 में समाजवादी पार्टी वापसी करेगी? और क्या आजम खान का विकल्प बनकर उभर सकते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है, गहरा होगा। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे अपना सम्मान कराना है तो मुझे गरीब लोगों का सम्मान पहले करना पड़ेगा। कहीं भी आए जाए उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने सबको अपना लिया, आज वो भी अध्यक्ष जी के साथ में खड़े हैं जो उनके अपने हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज नई पटकथा लिखी गई। कभी मायावती की पार्टी की शान कहे जाने वाले और कांग्रेस में रहे बड़े मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में फूल माला के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जोरदार स्वागत हुआ। मौका खास था तो अखिलेश यादव ने भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की शान में कसीदे पढ़े और अपनी पार्टी और मायावती की पार्टी के रिश्तों की कहानी सुनाई। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सब का मेल जोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर उन्हें पार्टी का स्मृति चिन्ह दिया गया। साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और देवी अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर भी भेंट की गई। अखिलेश ने इन तस्वीरों के साथ साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई किस ओर है। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। हम सब पीडीए के लोग पीडीए के साथ आकर के पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब बारी थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। समाजवादी पार्टी में शामिल होने का एजेंडा सिद्दीकी ने साफ कर दिया। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े और अपना शायराना अंदाज भी दिखाया। समाजवाद और समाजवादी पार्टी का क्या संबंध है मुझे बताने की जरूरत नहीं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और खराज मोहब्बत पेश करता हूँ। मैं हमेशा से प्रभावित रहा उनसे, भले ही किसी दल में रहा हूँ, कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो। हयात मानी जिंदगी और कायनात मानी दुनिया, जीवन और दुनिया विश्व। हयात लेके चलो, अध्यक्ष जी की तरफ से बोल रहा हूं, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए और फिर अब समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करने को तैयार हैं। लेकिन अखिलेश के साथ हाथ मिलाने के दौरान नसीमुद्दीन का बीएसपी प्रेम तब सामने आ गया जब उनकी जुबान फिसल गई। आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी में नहीं, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने फिसली जुबान को तो ठीक कर लिया, लेकिन उनका बीएसपी प्रेम जग जाहिर हो चुका था। अब जरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जान लीजिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 24 जनवरी को ही इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। 10 मई 2017 को बीएसपी प्रमुख मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। फरवरी 2018 में सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में रहते हुए नसीमुद्दीन की पहचान उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर रही। मायावती सरकार के दौरान सिद्दीकी सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक रहे। माना जाता है कि बीएसपी सरकार में सिद्दीकी मायावती के बाद नंबर 2 का कद रखते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पश्चिमी यूपी के मुसलमानों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे का समाजवादी पार्टी से जुड़ने के साथ सवाल भी उठने शुरू हो गए। सवाल आजम खान को लेकर है। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आजम खान की जगह लेने के लिए अखिलेश ने अपनी पार्टी में शामिल किया है? इस सवाल के जवाब में अखिलेश के तेवर तल्ख दिखे। भारतीय जनता पार्टी है जिनके लोगों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 के लगभग मंदिरों को तोड़ा है। 100 मंदिर तोड़े इन्होंने, सोचिए उसका पाप तो नहीं मिलेगा ही मिलेगा। आजम खान साहब को यहाँ जितने हॉल में बैठे लोग हैं वो सब जानते हैं उनके साथ अन्याय हो, वो सब चाहते हैं वो छूट करके आए और बिना सरकार के और बिना न्यायालय के उन्हें न्याय मिलना मुश्किल है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वह हैसियत नहीं
कि आजम खान साहब की जगह ले ले। कितने लोग वो आजम खान है। नसीमुद्दीन, और मैं दिल से बात कर रहा हूँ। आजम खान साहब मुझसे 12-14 साल उम्र में बड़े, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे पहले MLA बने, मुझसे पहले मिनिस्टर बने, उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है। कहाँ मेरी बराबरी कर रहे हैं उनसे भाई? मेरे बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। नसीमुद्दीन के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर बीजेपी अखिलेश पर तंज कस रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन को आजम की कमी पूरा करने के लिए लाया गया है, तो दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन के समाजवादी पार्टी के साथ जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी BSP से कांग्रेस गए, कांग्रेस से सपा जा रहे हैं, वहाँ तो कुछ कर नहीं पाए। तो अखिलेश जी जो है एक प्रकार से दिखा रहे हैं कि भाई आजम खान नहीं है तो हम नसीरुद्दीन सिद्दीकी को लेकर आ रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ गए थे, लेकिन कांग्रेस में कोई करिश्मा नहीं कर पाए, तो अब उनके कोई वक्त नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है, वो कहीं भी आए जाएं, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चिंतित है। हो सकता है कि यही वजह हो कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम पर अखिलेश दांव खेल रहे हो। सिर्फ चिंता इतनी ही नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यूपी के दंगल में ताल ठोक रही है। लेकिन जब ओवैसी को लेकर अखिलेश से सवाल हुआ तो उनका जवाब सुनने लायक था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।